नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार चुनाव में महाविजय हासिल करने के बाद नीतीश कुमार कल एक बार फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। खबर है कि नीतीश के साथ उनके 36 मंत्री भी कल ही शपथ लेंगे। इन मंत्रियों में किस पार्टी के कोटे से कितने मंत्री होंगे, ये बड़ा सवाल है। चुनाव के दौरान साधे गए जातिगत समीकरणों का असर नीतीश की नई कैबिनेट में कितना दिखेगा, ये भी एक सवाल है। अलग अलग जाति और समुदायों को नई कैबिनेट में कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये सब वो सवाल हैं जो कल होने वाले नीतीश के शपथ ग्रहण को लेकर लोगों के मन में उठ रहे हैं। लेकिन हम इन सारे सवालों का जवाब आपको आज ही दे देते हैं। महाचुनाव में महाविजय और अब महाशपथ। कल यानी 20 नवंबर को नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश के साथ ही महागठबंधन के 36 नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। महागठबंधन की जीत में जातीय समीकरणों की जबरदस्त भूमिका रही, लिहाजा नीतीश के पहले कैबिनेट में भी सभी जाति के प्रतिनिधित्व का खास ध्यान रखा गया है। इंडिया न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 नवंबर को कुल 36 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें जेडीयू कोटे के 15 मंत्री होंगे, आरजेडी कोटे से 16 और कांग्रेस के कोटे से 5। अब देखिए तीनों पार्टियों से कौन कौन से नेता मंत्री पद के दावेदार हैं। सबसे पहले जेडीयू की बात। यादव कोटे से विजेंद्र यादव, लक्ष्मेश्वर राय, महादलित कोटे से श्याम रजक, अल्पसंख्यक कोटे से नौशाद आलम, राजपूत कोटे से लेसी सिंह या जय कुमार सिंह, भूमिहार कोटे से विजय चौधरी या ललन सिंह, कुर्मी कोटे से श्रवण कुमार, ब्राह्मण कोटे से विजय मिश्रा, कायस्थ कोटे से रणवीर नंदन, अति पिछड़े कोटे से बीमा भारती, कुशवाहा कोटे से मेवालाल चौधरी, कृष्णचंद्र, दलित कोटे से महेश्वर हजारी। आरजेडी के 16 संभावित मंत्रियों के नाम पर भी गौर कर लीजिए। इनमें यादव कोटे से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंद्रिका राय, मुद्रिका सिंह यादव या सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, भोला यादव, एजिया यादव। दलित कोटे से शील चंद्र राम, रेखा देवी, अति पिछड़ा कोटे से आलोक मेहता, अनीता देवी और मुस्लिम कोटे से अब्दुल बारी सिद्दीकी, इलियास हुसैन या अख्तरुल शाहीन। इनके अलावा भाई वीरेंद्र और चुनाव हार चुके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे भी मंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस कोटे से 5 मंत्री बनाया जाना ही तय हुआ है, लेकिन इसमें दावेदारों की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस कोटे से सदानंद सिंह, अशोक राम, विजय शंकर दुबे, अशोक चौधरी, पूर्णिमा यादव या पूनम पासवान में से कोई एक। अल्पसंख्यक कोटे से जिन नामों पर विचार हो रहा है उनमें मोहम्मद जावेद, तौसीफ आलम, मोहम्मद अफाक, अब्दुल जलील। जिन नामों पर विचार हो रहे हैं अभी उनमें अजीत शर्मा, रामदेव राय, अवधेश सिंह है। नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मेरे पीछे वो मंच, जिसके मंच पर तमाम उनके जो सिपा सलार, उनके तमाम जो साथी, नए साथी मौजूद होंगे, वो ताजपोशी कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण होगी कि आखिर पुराने दोस्त कैसे वो छूटते जाएंगे और नए दोस्त कैसे वो इस तस्वीरों में शुमार होंगे। महाशपथ के समारोह में जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी न्योता भेजा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी मौजूद रहेंगे। समारोह में करीब करीब पूरे देश के नेता मौजूद रहेंगे। इसलिए नीतीश के शपथ ग्रहण को देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि समारोह में एनडीए के सहयोगी उद्धव ठाकरे और सुखबीर बादल भी शामिल हो सकते हैं। अमित कुमार सिंह, पटना, इंडिया न्यूज। और आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन आरजेडी से, और हमारे संवाददाता अमित कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे पटना से, जो हमें बताएंगे कि लिस्ट में किस किस के नाम फाइनल होने की खबर आ रही है। वैसे रिपोर्ट में काफी विस्तार से हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहला सवाल मृत्युंजय तिवारी से। मृत्युंजय जी, आप कहते थे कि जातिगत राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, बिहार में विकास एजेंडा है, लेकिन जो 36 मंत्री शपथ लेने वाले हैं कल नीतीश बाबू के साथ, बाकायदा उसकी लिस्ट में लग रहा है कि आपने जाति का पूरा ध्यान रखा है।
नहीं नहीं, देखिए हमने ये कभी नहीं कहा है। ये सामाजिक जो सच्चाई है जाति, उससे इनकार कहाँ किया जा सकता है। उसको तो ध्यान में रखकर ही विकास, तो हम तो कह रहे हैं कि विकास सबका विकास। ये जो सबका विकास कर रहे थे ये झूठे थे, ये कुछ का विकास कर रहे थे। ये हम तो कह रहे हैं कि सबका विकास होगा, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास। ये हमारा मुख्य विकास का फार्मूला था। इसलिए इसमें सारा चीज को ध्यान में रखते हुए ये और मंत्रिमंडल में किनको शामिल करना है, क्या करना, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। और हमारे जो शीर्ष नेता हैं महागठबंधन के, वो तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि सब लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होगा। यानी आप मानते हैं कि जाति का विशेष ध्यान रखा है आपने बंटवारे के दौरान? नहीं, विशेष, इसमें विशेष ध्यान रखने का क्या बात है? इसमें विशेष ध्यान की बात नहीं है। विशेष ध्यान हमारा है बिहार को विकास के पैमाने पर राष्ट्र में एक नंबर, देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने का। ये हमारा विशेष ध्यान है। और ये मंत्रिमंडल में जाति विशेष रूप से, इसमें विशेष का कहीं कोई शब्दों का सही नहीं है लगाना इसका अर्थ। एनके सिंह साहब, क्या वाकई में रूप से ये कहना सही नहीं है कि जातीय समीकरण के आधार पर अब शपथ ग्रहण समारोह में भी हमें जातीय समीकरण देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये सवाल उठ क्यों रहा है। जब जाति आधार पे वोट मिला है तो जाति के आधार पे अगर समीकरण कर रहे हैं तो गलत कौन सा कर रहे हैं? तो तुंजिया तिवारी जी को इसमें क्यों ऐतराज है? इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भाई, हम हर जाति को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये गोल गोल घुमाने की जरूरत अब है नहीं। साफ साफ इलेक्शन में मिला है रिजल्ट। हम तो दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, हम कह रहे हैं जी। और दूसरा ये कि जाति का जो फार्मूला बना है वो बड़ा सिंपल सा है कि 5 में 1। जैसे 55 यादव अगर जीते हैं तो 11 यादव मंत्री होंगे। इसमें बहुत सिंपल सी बात है। और जाति आधार एक सत्य है जो जिसपे साफ साफ आपका प्रजातंत्र चल रहा है। तो अगर प्रजातंत्र उस पर चल रहा है तो जिसमें कौन सी बुराई है? या तो आप कास्ट सिस्टम को पॉलिटिकल अवेकनिंग इतनी करिए कि खत्म हो जाए। अगर नहीं है तो नीतीश कुमार और लालू यादव जिस दिन हाथ मिलाते उस दिन क्या ये गणित समझ में नहीं आती? आज रिजल्ट मिला है तो नहीं समझ में आ रही। तो इसलिए बड़ी क्लियर बात है कि उन्होंने किया। लेकिन एक जो डायमेंशन चेंज हुआ है, जिस आधार पे जीते हो उससे क्लियर कट जाति आधार है, जिस आधार पे मंत्रिमंडल दे रहे हैं वो भी जाति आधार है। लेकिन आगे का जो हम देख रहे हैं परिदृश्य, वो एक एंटी बीजेपी जबरदस्त एक फोर्स तैयार होने का आगाज है। ये कल जो मंत्रिमंडल का शपथ होगी उसमें जिस तरह के आप पूरे देश भर से जिन नेताओं को ला रहे हैं, उसमें समाजवादी हैं जिनके बड़े चेहरे हैं लेकिन जब वो अब वो मतलब कि पॉलिटिक्स में नहीं है, उनसे लेके आप फारूक अब्दुल्ला से, मतलब किसको आपने नहीं बुलाया है, देवगौड़ा आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक नया आगाज हो रहा है एक थर्ड फोर्स का। बल्कि ये कहिए कि थर्ड फोर्स का सेकंड फोर्स होगा। कांग्रेस को भी शायद उसी प्रोसेस में आना पड़ेगा और उस उनको भी इसी लाइन में आना होगा। तो ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होने जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि आगे नीतीश कुमार 5 साल कैसे चलाएंगे सरकार, क्या वो वाकई, क्योंकि मीडिया और पूरे देश की नजर होगी कि इनका अगर एक भी गलती इन्होंने कर दी, कल मंत्रिमंडल बना उसमें कुछ आपराधिक तत्व हो गए, या अगले 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद पता लगता है कोई करप्शन का चार्ज आ गया किसी एक मिनिस्टर पे, वहीं से वो शुरू हो जाएगा। जंगल राज की तस्वीरें तो एनके सिंह साहब नजर आने लगी हैं। दारोगा को पीट पीट कर मार डाला गया, दरभंगा में जिस तरह आगजनी हुई वो हमने देखा। देखिए, इतने दिनों से जो पैशंस काफी हाई हुए थे और उसकी वजह से बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये जाति वो जाति, कम्युनल लाइन पे, ये उसकी परिणति है। तो यही तो चैलेंज है सबसे बड़ा कि आप जीत के तो आ जाते हैं कास्टिज्म पे, लेकिन उसके जो फॉल आउट होते हैं क्या आप वो रोक पाएंगे? और यही चैलेंज नीतीश कुमार के लिए बड़ा है। दूसरा चैलेंज है एक वर्ग सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के तहत पॉलिटिकल प्रोसेस में पहली बार आ रहे, काफी दिन बाद, राबड़ी देवी के हटने के बाद से पहली बार आ रहा है। उसके अपने एस्पिरेशंस है, तो क्या आप वाकई उनके एस्पिरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा होता है, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों मंत्रिमंडल में हैं। एक अच्छा मैसेज आता, भारत में एक जो आप बलिदान करते हैं इसकी बड़ी कीमत होती है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, नतीजा यह हुआ कि 10 साल राज करती रही और उससे ज्यादा पावरफुल होकर राज करती रही। तो अगर वो ये कहते कि नहीं साहब इन दोनों को रहने दीजिए,
बाकी अच्छे लोग लीजिए, तो एक मैसेज अच्छा जाता। बल्कि इससे ज्यादा अच्छा होता कि मीसा को ले आते, क्योंकि मीसा में थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई देती है। लेकिन इन दोनों को ले आए तो कहीं ये मैसेज जा रहा है कि नहीं, आप पारिवारिक जो चीजें हैं वो अभी भी आप कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अब लालू यादव वो गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से मैसेज गलत जाए, क्योंकि अब उनके लड़कों का फ्यूचर है। लालू का फ्यूचर तो जो है वो हो गया, अब वो फ्यूचर में फिर से दोबारा नहीं आएंगे, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। लिहाजा बच्चों का फ्यूचर अगर देखना है तो छोटे छोटे गेम्स छोड़ के लॉन्ग इनिंग्स खेलें। और उसके लिए जरूरी था कि मेरे ख्याल से दोनों बच्चों को ना लाते, अगर मीसा को लाते तो ये एक बेटर मैसेज आता। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे मृत्युंजय तिवारी? हम तो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, एनके सिंह साहब एक कदम और आगे बढ़ गए, कह रहे पारिवारिक समीकरण भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जनता की अदालत में दोनों तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी स्वीकार किए गए हैं। अब मंत्रिमंडल का मंत्री पद का दायित्व उनके ऊपर पार्टी नेतृत्व क्या फैसला करती है और मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कोई अगर उनको ये दायित्व मिलता है तो इस दायित्वों का वो भली निर्वहन करेंगे पूरी तरह से। लेकिन ये बात कहना कि उनको अभी नहीं लाते, तो भाई हम तो दोनों जो लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, दोनों को हम लोगों ने लालू प्रसाद जी ने चुनाव में मैदान में भेजा, दोनों को जनता ने हमने तो कोई ऊपर से थोप करके हम सीधे मंत्रिमंडल में नहीं भेज रहे हैं। अब जनता की अदालत में स्वीकार किए गए हैं तो जनता ने जब अपना मुहर लगा दिया है, उनको चुन करके भेजा है। तिवारी जी, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। जनता ने उनको विधायक बनाया है, जनता ने उनको मंत्री नहीं बनाया, तो लिहाजा मंत्री बनाना। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पर, उसके बाद एनके सिंह साहब का सवाल और उसका जवाब मृत्युंजय जी से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत एक मौजूद सवाल एनके सिंह साहब ने उठाया, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्या ये बेहतर नहीं होता कि मीसा भारती को लाया जाता, क्योंकि जनता ने विधायक चुना है, दोनों बेटों को मंत्री नहीं चुना है? अगर दोनों बेटे अगर हार जाते तो लोग कहते कि हम उनको थोप रहे हैं। अब विधायक ही, माननीय विधायक ही मंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी हारती है लेकिन उनको शिक्षा बनाती है, अरुण जेटली जी हारते हैं वित्त मंत्री बनाते हैं। तो ये दायित्व अगर दिया जाता है, अगर मुख्यमंत्री जी समझते हैं और हमारा सिरस्थ नेतृत्व अगर ये तय करता है तो वो दोनों बेटे अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम है। तो यानी आप ये मानते हैं कि मीसा भारती को लाने से बेहतर है कि दोनों बेटों को लालू ले आए? नहीं, बेहतर देखिए, हमने पहले ही कहा कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं ये तय करेंगे और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे। लालू प्रसाद जी जो भी महागठबंधन के शीर्ष नेता है, ये महागठबंधन का महाविजय का महाशपथ है और इसमें जिनको भी मंत्री पद राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मिलेगा वो सब अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और बिहार को हम ऐसा बिहार बनाएंगे जो आने वाले दिनों में जनता याद रखेगी। नहीं, ऐसा बिहार लोग देखना भी चाहते, पूरा देश देखना चाहता है। लेकिन एनके सिंह साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, जातीय समीकरण की अगर चुनाव से पहले बात की जाती थी तो उसे नकार देते थे, कहा करते थे कि जातीय समीकरण हमारा आधार नहीं है, विकास का एजेंडे पे हम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब जातीय आधार को भी, जातीय समीकरण को भी मृत्युंजय साहब कह रहे कि नहीं, जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन उसे पूरे तरीके से वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि विकास उस समय जनता भी कह रही थी कि हम तो विकास चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि वोट किस तरह हुआ। तो हम सब लोग खेल कर रहे हैं प्रजातंत्र में, और प्रजातंत्र का इतना बढ़िया मजाक कुछ हो नहीं सकता कि बात तो हम विकास की करते हैं, लेकिन फिर जब हम बटन दबाते हैं तो वही दबाते हैं जहां कि हमारी जाति वाला होता है। तो एक सच्चाई है और पूरे देश में है। और अगर उसको कर रहे हैं लालू यादव या नीतीश कुमार या बीजेपी कर रही है अपने हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। हाँ, पॉलिटिकल क्लास में वो कुवत होना चाहिए कि इस तरह के कंसिडरेशंस को छोड़ के विकास पे जनता को ले आए, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। अंत में आप देखते हैं कि वो मोदी जी हों तो भी
वो नीतीश कुमार हो तो भी, लालू यादव हो तो भी, अंत में जाके वो वहीं पे गिरता है मामला। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसमें होता है 37 की सीट का प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। बिहार की विधानसभा में 15% के थ्योरी के हिसाब से जो हमारे कानूनी वो है, उसमें 37 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 36 लेने हैं, नीतीश कुमार तो वही है, और 36 और लेने हैं। तो जो फार्मूला बना है वो बड़ा सिंपल सा है, 16, 15, 5 ये इन्होंने रखा है। अब इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि 5 कांग्रेस के, तो शायद उन्होंने 11 नाम भेजे हैं, 5 उसमें से लिए जाएंगे। कांग्रेस 15 आरजेडी जी, 15 आरजेडी और 16 जेडीयू। 15 जेडीयू। मृत्युंजय तिवारी जी, चलते चलते तो बता दीजिए डिप्टी सीएम कौन बनने वाला है? देखिए, डिप्टी सीएम कौन बनने वाला है ये हम नहीं बता सकते। नहीं, फैसला तो हो चुका होगा। कौन बनेगा, क्या होगा, ये हमने पहले ही कहा कि महागठबंधन के जी फैसला तो हो चुका होगा। निर्णय वो हमारे बड़े नेताओं कल सब आपके सामने हो जाएगा। आप इंतजार कीजिए, सब आपके सामने होगा। इस देखिए, एक पहचान है, अगर सुरेंद्र यादव जो जिनका की रिकॉर्ड बहुत खराब है, अगर इस तरह के लोग लाते हैं मंत्रिमंडल में, तो मैसेज बड़ा क्लियर जाएगा कि नहीं, आप अभी भी शायद चेत नहीं रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की, क्योंकि लालू यादव के पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, नए लड़कों को टिकट दिया है और अच्छे लड़के हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरे ख्याल से ये कंसिडरेशन दोनों के दिमाग में रहेगा, लालू यादव और नीतीश कुमार के, कि अगर देश में ही अपना विस्तार करना है तो एक आइडियल गवर्नमेंट दें और वो गलतियां ना करें कि किडनैप को लेके ये माना जाता था कि साहब ये स्टेट प्रश्रय पाके है। तो ये मेरे ख्याल से लालू यादव भी सतर्क रहेंगे, क्योंकि तीनों बच्चों का भविष्य उनके है, दारोमदार उस पे है। चलिए ठीक है, यानी अब लेकिन एनके सिंह साहब, असली तस्वीर के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। देखते ये हैं कि शपथ ग्रहण में जो 36 मंत्री बनेंगे वो कौन कौन और क्या क्या होंगे, और मृत्युंजय तिवारी ने जो दावा किया है उस दावे पर ये मंत्रिमंडल कितना खरा उतरेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों ही मेहमानों का बीच बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।